उसके बाद हमारी कल जो क्लास थी ना वो हमारी थी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। माशाल्लाह आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। एक वो आप थे ना मेरे ख्याल में से, इसने तो बहुत अच्छी वो स्लाइड बनाई थी, वो तो इसने बाकायदा वो हाईलाइट कीवर्ड इसने सर्च आउट किए और उसने हाईलाइट नीचे लिखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये होता है कि आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो ना किसी भी चीज़ को, तो वो मैटर करती है प्रेजेंटेशन फर्स्ट इंप्रेशन बता सकते हैं। पर आज भी हमारी क्लास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की है। अभी तक हम लोग जो एसईओ है हमारे पास, उसके अभी तक अभी हम लोग एक पेज भी चलाते हैं, ठीक है, ऑन पेज के ऊपर। अभी हम लोग ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ पे गई है। ऑन पेज में अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो क्या है हमारे पास, हाँ कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से होती है, किस टूल से होती है, क्या हमारे पास उसका तरीका होता है, सर्च रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास ठीक है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अभी तक हम लोगों ने ये देखा, सही है। इसके साथ साथ ऑन पेज अच्छा, इसके साथ साथ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दूसरी चीज मेरे पास आती है, मैंने आपको बताया भी था, इसको हम लोग कहते हैं मेरा टैक्स। फिर मेरे पास आता है इसके अंदर क्या, मेरा डिस्क्रिप्शन, ओके। मेटा टैक्स हम लोग अमूमन H1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या H2 H3, ठीक है, हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 हेडलाइन 3 और मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसके बाद सर बात किसी गरीब नहीं है, सही नहीं है मेरे पास बड़ी। अच्छा, बात किसी गरीब ने आपकी है, नहीं की है, वो कुछ इधर साइड पे करना पड़ेगा, नहीं सकते। अच्छा, फिर मेरे पास इसके अंदर चीज आती है, वो है मेरे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये सारा ऑन पेज चल रहा है। तभी मैं बताता हूँ क्या चीज है, घबराना नहीं है। इसको हम लोग दूसरी जबान में हम लोग इसको कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और चीज मेरे पास आती है, इसको हम लोग कहते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस, ठीक है। अभी ये मैं खोलूंगा, फिर मेरे पास कितना एक और चीज आ जाएगी, इसको बोलते हैं यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस। फिर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद मेरे पास आता है पेज स्पीड। ये मेरे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। एक चीज में इंटरलिंकिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कीवर्ड्स के ऊपर तो काफी कल बात हो गई थी, फिर हमें दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं हम लोग, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो मैं बता दूंगा। मेटा टैग्स क्या चीज है, जो हमारे पास सर्च इंजन होता है ना, कोई भी सर्च इंजन हो, अब मैं गूगल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सर्च इंजन में मैं बोलूं आप लोग समझ जाओगे सर्च इंजन क्या चीज है। कोई भी सर्च इंजन हो उसमें मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास टाइटल या टैग्स, दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है डिस्क्रिप्शन। किस तरह, मैं गूगल पे आता हूं और मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख देता हूं, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्केटिंग। ओके, ठीक है। अब इधर आप लोग देखिए स्क्रीन पे अगर आप लोग नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये टैग्स आपको नजर आ रहे हैं ना सारे, इसमें आपको ये जो ब्लू वाले नजर आ रहे हैं, दीज आर हेडलाइंस, दीज आर H1, H2, H3। ये जो गूगल एडवर्ड्स होते हैं, हम एड्स लगाते हैं, नीचे अगर मैं आप लोग लगाना भी सिखाऊं, उसमें आप लोग 3 किस्म की हेडलाइंस गूगल को देते हैं। गूगल को 3 किस्म की हेडलाइंस देते हैं, उसमें से एक खुद करता है। फिर इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहते हैं मेटा टैग्स। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मेटा टैग्स। और ये जो नीचे मेरे पास 2 या 3 लाइनें मैक्सिमम होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मैंने H1 में और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर की वर्डिंग है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद गाइड करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग लिखा हुआ है ना। अब नीचे देखते जाइए कहाँ कहाँ मेरे पास मार्केटिंग वर्ड है। टाइटल में, ठीक है, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, अच्छा नीचे देखें है कि नहीं। अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर। मेरे बताने का मकसद ये है कि कीवर्ड हम लोग कहाँ देते हैं, हम लोग जब टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड हम क्यों देते हैं, ठीक है, कीवर्ड हम लोग क्यों देते हैं, उसकी वजह यही होती है कि अगर आप लोग कीवर्ड्स को ना करें जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, ना वोट ज्यादा हो ना वोट कम हो, नॉर्मल हो, तो उसका नुकसान ये होता है कीवर्ड ना पुट करने का कि वो इस तरह गूगल के मेन सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे नहीं नजर आती। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं अब देखिए ये मैंने अपनी यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है ना, फरूख महमूद। अब अगर मैं फरूख महमूद के साथ यहाँ पर डिजिटल ना लिखूं तो ये शो नहीं करेगा शायद, ठीक है, क्या पता शायद शो कर ले, लेकिन यहाँ पे मैंने चूंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कीवर्ड लिखा है ना, डिजिटल एक मशहूर कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे देखें डिजिटल, इधर भी आपको नजर आएगा, इधर भी आपको नजर आएगा, इधर भी आपको नजर आएगा। अब ये मैंने जानबूझकर डिस्क्रिप्शन में ये वर्डिंग डाली हुई है। अगर ये कीवर्ड्स अगर मैं डिस्क्रिप्शन में ना ऐड करूं और मेटा टाइटल में ना ऐड करूं तो मेरा जो कंटेंट होगा या मेरी जो प्रोफाइल होगी या मेरी वेबसाइट होगी XYZ जो भी है वो रैंक में जाएगा। मैं अपनी मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ ना, वो इसलिए ना तो मैं कर चुका हूँ, तो किसी और की मिसाल देने से अच्छा कि अपनी नजर ज्यादा कर सकते, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर मैं इधर इसी के आगे अगर मैं ये डिजिटल वर्ल्ड में हटा देता हूँ, ओके, अब देखें आप लोग, शायद शो कर ले शायद शो ना करे, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखें जो मेरा नाम है ना वो कहीं गायब हो गया है। वो क्यों गायब हुआ है, अभी देखें बिल्कुल नीचे आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि मेरा नाम इतना बड़ा कोई कीवर्ड नहीं है, अब मैं यहाँ पे एक और नाम लिखता हूँ आपके सामने, श्याम सर्वर, शो कर रहा है कि नहीं। अच्छा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कोई भी कीवर्ड, एनीथिंग यू नेम इट, एनीथिंग, एनी वर्ड, चाहे उसका बिल्कुल न्यू ना, आप उसको भी हाईली सर्च वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तरीकाकार उसका ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग अपने कीवर्ड को इस्तेमाल, मल्टीपल कंटेंट बनाओगे, ठीक है, मल्टीपल कंटेंट बनाओगे और बार बार उस कीवर्ड को उस जगह पे पुट करोगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपना कीवर्ड जो होता है, जो मेरा खुशान कंपा में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसकी जब YouTube की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके डिस्क्रिप्शन में अपना नाम देता हूँ, ठीक है। अब निशाम सर्वर हो गया, साहिल अली हो गया या स्मार्ट ब्लॉगर हो गया, तो ये लोग भी यही काम करते हैं, ये लोग लोगों के साथ कोलैब करते हैं, लोगों की वेबसाइट्स पे अपने ब्लॉग पोस्ट करते हैं, लोगों की वेबसाइट्स पर जाकर उनकी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं अपने ऐप को। और उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो मल्टीपल जगह पे उनके नाम चले जाते हैं और वो मेरे पास हाईली सर्चेबल बन जाता है। जब वो हाईली सर्चेबल बन जाता है तो इन रिजल्ट वो नाम है खुद कीवर्ड। अब जरूरी नहीं है कि किसी शख्सियत का नाम, आप किसी भी वर्ड को कीवर्ड आराम के साथ बना सकते हैं।
जैसे मैं अब यहाँ पे एक कीवर्ड लेता हूँ, आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, उसका हम लोग क्या कहेंगे, जो गजा में जो वाक़या हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सारी मुस्लिम उम्मा में क्या कर रहा है, बाइकआउट। लेट्स सर्च आउट दैट। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ना, थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ ना, तो देखें फर्स्ट पे मुझे क्या बता रहा है, ये देखें यहाँ पे गजा का बाइकआउट। अब ये आम सा लफ्ज है ना, अब चूंकि आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बाइकआउट सारी दुनिया का रही, तो बाइकआउट खुद में एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। ये तरीकाकार होता है, किसी भी वर्ड को हम लोग कीवर्ड बना सकते हैं व्हाइल यूजिंग देम इन योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों ने अपने टैग्स के अंदर और अपने डिस्क्रिप्शन में अगर वो कीवर्ड आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया ना, तो आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट, आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक कंपनी के साथ काम किया, अगर यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चूंकि मैंने इसके टाइटल में भी और ये इनकी वेबसाइट थी, ये भी यहाँ पे शो कर रही है। मैं आप लोगों से अपना काम थोड़ा सा बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी ये इनकी वेबसाइट मैंने बनाई थी, इनके लिए कुछ फोटोग्राफी मैंने की थी, आज से 3 साल पुरानी बात है ये, लेकिन अगर ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जगह जगह मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर उस कीवर्ड को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसका फायदा मुझे क्या हुआ, वो गूगल में मेरे पास रैंक हो गया। अगर मैं इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल ना करूँ, ठीक है, तो वो गूगल में मेरे पास रैंक नहीं होगा। बहुत आसान करके मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये वेबसाइट बताता हूँ, आप लोग चेक कर लें। ये वेबसाइट मैंने बनाई थी, पुरानी बात, और ये तस्वीरें भी मैंने खुद ली थी। चेक कर ले मेरा काम कैसा है, मजे का मानते हो नहीं अपने स्टार्स को। अच्छा, ये काफी पुरानी बात है, फिर मैंने छोड़ दी फोटोग्राफी, दिल फुटाओ काम है। अच्छा, यहाँ तक समझ आएगी आप सबको। मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें, नो डाउट वो कोई भी कीवर्ड आप लोग के, देखो आप लोगों का ब्रांड नेम है, आप लोगों का पेज है, आप लोगों का कोई प्रोडक्ट है या किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर और टाइटल के अंदर आप लोगों ने उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ये इंशाल्लाह गूगल एडवर्ड्स में बताऊंगा भी आप लोगों को, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में इतना, हमारे पास जो टाइटल होता है उसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता है, ठीक है, थोड़े से वर्ड्स होते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स के अंदर हम लोगों ने बैलेंस करना होता है, ना ज्यादा हाईली सर्चेबल कीवर्ड को लेना होता है और ना बिल्कुल लो कीवर्ड को हम लोगों ने लेना होता है, यानी एसईओ डिफिकल्टी उसकी इतनी ज्यादा ना कि वो रैंक ना हो सके, और ना एसईओ डिफिकल्टी इतनी कम हो कि उस पर मेहनत मेरी ज्यादा लगती है, ठीक है। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ा स्पेस हमारे पास ज्यादा होता है, इसके अंदर हम ज्यादा वर्ड्स पुट अप कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम लोग बैलेंस ठीक चलते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन में मैं 6 कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 3 बाय 3 के अंदर, अगर मेरे पास टैग्स हैं तो टैग्स के अंदर मैं 2 बाय 3 के रेशो पे चलूंगा। तो इस रेशो से आप लोग चलेंगे तो आप लोगों की मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन रैंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो मैंने आप लोगों को अपना बताया कि मैं थोड़ा डिजिटल साथ लिखूं, ठीक है, इट विल शो माय प्रोफाइल। व्हाई? क्योंकि वो डिजिटल कीवर्ड में जगह जगह इस्तेमाल कर रहा हूं। या अगर मैं मार्केटिंग लिखूं तो मार्केटिंग चूंकि खुद कीवर्ड है और मेरा नाम साथ ऐड हो गया है, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर मेरा वो जो गूगल पेज पे मुझे वो शो कर रहा है। अगर मैं ये कीवर्ड ना लिखूं, ना मैं अपने टैग्स में पुट अप करूं और ना मैं डिस्क्रिप्शन में डालूं, तो मेरी साइट, मेरी वेबसाइट वो रैंक नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो कहते किसी और की मिसाल लेने से अच्छा कि बंदा अपनी वो दे मिसाल। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक हो गया सही। अब मैं यहाँ पर ये डिजिटल हटा, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ लेट्स सर्च दैट। अब ये चूंकि मार्केटिंग एक हाईली सर्चेबल है ना, तो मैंने इसी हाईली सर्चेबल यानी कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा था जिस कीवर्ड का, उसको मैंने लिया और मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिया। तो जैसे मैंने अपने नाम के साथ अपना उस कीवर्ड को लिखा, तो यहाँ पे मेरी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, मेरी वेबसाइट है, मेरा जो लिंक्डइन है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इन कीवर्ड्स को बार बार अपनी प्रोफाइल में यूज करता हूँ,
जितना भी कंटेंट है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करूँ, ठीक है। तो वो क्या, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे गूगल में गूगल के मेन पेज के ऊपर यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। तो आप लोगों ने ये करना होगा, जब भी आप लोग कंटेंट बनाएं तो मल्टीपल कंटेंट्स आप लोग बनाएंगे, उन कीवर्ड्स को बार बार अपने कंटेंट में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको ये होगा कि आपकी आपकी प्रोफाइल उस कीवर्ड की वजह से रैंक कर जाएगी। अब समझ आ गई आप लोगों को, समझ आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं बल्कि उसका हम लोग कहते हैं हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा हम लोग इसको कहते हैं आल्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। जब हम लोग कोई तस्वीर वगैरह देते हैं तो तस्वीर की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, लेट अस शो। अभी ये मेरी एक इमेज है और मैं इसको जरा अगर इंस्पेक्ट कर लूँ आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना तो इस इमेज के इस टाइम मैंने ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई, तो यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नजर नहीं आएगी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे ये खाली है, ये देखें ये जो IMJ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इमेज होता है, और जो इमेज के आगे जो स्पेस है ना वो मेरे पास खाली है। इसका नुकसान ये होता है कि गूगल बॉट उसको पिक नहीं कर पाते। गूगल बॉट क्या चीज होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट आप लोगों ने कभी हार्डेक्स फॉर्मेट किए, फॉर्मेट करके और बस दोबारा उसके थ्रू क्या कहते हैं, एक तो अंदर विंडोज कोड फॉर्मेट करना होता है, एक बायोस के थ्रू फॉर्मेट करना होता है। हमारे पास एक टर्म यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। एक टर्म यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग। हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो हम अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करते हैं, कहाँ पर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। जब हम लोग अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कर रहे हैं, किस तरह की मैं समझाऊंगा आप लोगों को। फिर क्या होगा, हमारे पास आ जाते हैं गूगल बॉट्स। गूगल बॉट्स वो आते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलिंग करते हैं, जहां जहां उनको कोई एरर नजर आता है तो वो उस जो भी एरर होता है उसको पिक कर लेते हैं और मुझे बता देते हैं कि आपको ये एरर मिलती है, ठीक है। और जहां पे कोई एरर नहीं आता और वो बिल्कुल वेरीफाइड हो जाती है, तो वो उन चीजों की इंडेक्सिंग करके और उसको नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर एक खास पेज दे देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रोमोशन। अब मैंने ये तस्वीर दी है मिसाल के तौर पर, ये देखो यहाँ पे मैंने तस्वीर दी है। अब मैंने इस इमेज की यहाँ पर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, मैंने नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर कि ये इमेज दरअसल मुझे क्या प्रोड्यूस कर रही है। आप लोगों ने कभी इस तरह हुआ है आप लोगों के साथ, यार आप लोगों ने कोई वेबसाइट खोली हो और तस्वीर ना शो हो रही हो, तस्वीर के ऊपर, तस्वीर के शो होने से पहले एक टेक्स्ट नजर आ रहा हो, इस तरह हुआ है? हाँ, तो वो जो टेक्स्ट होता है ना, वो टेक्स्ट जो होता है, मतलब स्लो स्पीड और इमेज ना शो हो, टेक्स्ट होता है, दैट्स कॉल्ड ऑल्ट टेक्स्ट। अब मैं बताता हूँ ये किस तरह शो करता है। मैं आ जाऊंगा सिंपल यहाँ पे अपने डॉक्स में, आप लोग भी अपने उस पर खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मैं इधर आया डॉक्स के ऊपर, ये लाजमी होता है करना, इससे ये होता है कि आप लोगों की जो इमेज होती है उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने बच्चों को समझाया भी था अभी पिछली क्लास में भी, वही मैं आपको बता देता हूँ। ये अब तस्वीर मैंने दी हुई है, ठीक है, सही है। मैंने ब्लॉग लिखा, मैंने पिक्चर अपलोड कर दी, ओके। अब मैंने इसकी करनी है, मैंने क्या करनी है इसकी ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल, मैं इसके ऊपर आऊंगा, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर किया राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल टेक्स्ट। सिंपल, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ओके। फिर मैं आया यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन, ओके। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये नहीं कि तस्वीर के बारे में सिर्फ लिखना कि तस्वीर है क्या चीज और ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि गूगल को पता चल जाए कि ये तस्वीर क्या चीज है और वो उसको उस जगह पे पुट कर दे और लोगों को शो करने में मेरे पास क्या आसानी है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट डालते हैं। तो ये ऑल्ट टेक्स्ट आपको शो नहीं होगा सामने, लेकिन ये तस्वीर के पीछे लगा होगा। ओके, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आके जिस जो सी तस्वीर आपने लगाई है ना, उसका ऑल्ट टेक्स्ट डाल देंगे। क्या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसईओ, ठीक है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसईओ। फिर इसमें कुछ मजीद टूल्स भी हैं मेरे पास। यहाँ पे अगर आप लोग आके देख सकें तो यहाँ पे मेरे पास कुछ साइज भी है और कुछ रोटेशन। अगर मैं चाहूँ तो इसकी साइज वगैरह कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ। वैसे आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। इसके बाद आप ये तस्वीर को कहाँ लगाना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है कि यार मूव विद टेक्स्ट, यानी कि जब टेक्स्ट को हम लोग मूव करें तो ये तस्वीर भी साथ मूव हो, ठीक है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल फिक्स कर दें, यानी कि ये तस्वीर यहीं पे रहेगी। कोई अगर नीचे जाता है, स्क्रॉल करता है, तो तस्वीर नहीं आपके साथ नीचे आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर आप लोग इधर देखें तो कुछ क्विक लेआउट्स आपको दे रहा है। तो आप चाहें तो इस तस्वीर को आप जिस तरफ सेंटर अलाइन करना चाहें, लेफ्ट अलाइन करना चाहें, आप इसको अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर कोई कलर आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर बाद में अगर आप लोग चाहते हैं कि यार ये तस्वीर ऊपर आए और टेक्स्ट पीछे लिखा हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तस्वीर ऊपर आ जाए, टेक्स्ट पीछे हो जाए, वो भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें कि यार ये तस्वीर में ऊपर और टेक्स्ट नीचे हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग चाहें इस तरह कर दें, ठीक है। ये तो खैर चलो नॉर्मल लेआउट है ना, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो क्या थी यहाँ पे, टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट डालना जरूरी होता है हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। दूसरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए ये था मेरे पास एक और, ये तो समझ आ गई ना, ऑल टेक्स्ट डालना, ठीक है। बी पार्ट में आ गया, बी पार्ट आता है मेरे पास साइज, साइज ऑफ इमेज। ये बहुत मैटर करता है। देखो वेबसाइट है ना, वेबसाइट आपको जब आप वेबसाइट पे होस्टिंग खरीदते हैं, वेबसाइट पे होस्टिंग खरीदी आज होस्टिंग वगैरह कुछ पता है? अच्छा, वेबसाइट दो चीजों का नाम होता है, तो एक होस्टिंग होता है। तो होस्टिंग में होती है आपको कुछ बैंडविड्थ दे देती है, कुछ स्टोरेज दे देता है सामने पास, लेकिन तो स्टोरेज कम होती है हमारे पास। अगर मेरे पास इमेज है तो मेरे पास तस्वीर के मुख्तलिफ साइजेस है ना, 6 MB की भी इमेज होती है, 10 MB की भी होती है, 15 MB की भी होती है, और 23 MB की होता है साइज मेरे पास। अगर मेरी इमेज का साइज ज्यादा हो, ठीक है, अब एक बंदे का इंटरनेट अगर अच्छा है ना, उसके तो उसमें शो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास इंटरनेट अच्छा नहीं है और वो आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, और तो वो टाइम लेगा अपलोडिंग करने में इमेज को, वो उसको शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी साइज ऑफ इमेज को भी देखना पड़ता है। अगर मेरी इमेज का साइज ज्यादा है तो मैं उसको ऑप्टिमाइज करके कंप्रेस करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को अपनी साइड बताऊं, ये इसको मैं हटा दूं, ये देखिए यहाँ पे अगर ये जो तस्वीर है ना मेरी, ठीक है, ये मेरी तस्वीर, अगर इसका साइज में ज्यादा रखूं तो अगर एक बंदे के पास इतना अच्छा इंटरनेट नहीं तो उसको टाइम लगेगा। ओके, टाइम लगेगा ना उसको। जब उसको टाइम लगेगा तो वो क्या करेगा, इसको क्रॉस कर देगा और बंद कर देगा, तो मेरी जो ट्रैफिक होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपनी तस्वीर को। पहले तो मैंने ऑल टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, साइज है। सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। साइज आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ मोबाइल में भी एप्लीकेशंस होती हैं और वेबसाइट पे भी होती हैं। मैं क्या करूंगा, गूगल में आऊंगा और मैं यहाँ पे लिख लूंगा साइज, सॉरी इमेज कंप्रेसर। ओके, इसमें मैंने दो चीजें देखनी होंगी। दो चीजों का जरा मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि एक मेरे पास क्वालिटी भी ना गिरे और एक मेरे पास जो उसकी जो क्वालिटी है, जो एक मेरे पास साइज भी कम हो जाए और एक मेरे पास क्वालिटी भी ना गिरे, जिसको हम लोग दूसरी जबान में कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है ना, पिक्सेलेटेड ना हो जाए, ब्लर ना हो जाए। तो इस चीज का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। सिंपल मैं अभी इधर आया, अपलोड, मैंने फाइल्स दबाई, ओके,
और यहाँ से हम लोग कोई इमेज ले लेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो तस्वीर मेरे पास कितनी है टोटल, 3.2 MB है ना। अब ये ज्यादा है तो मुझे क्या करना था, अभी ये जरा अपलोड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता है यहाँ पे, एक और भी मैं खोल लेता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को डबल जरा दोनों नजर आ जाए। एक और भी यहाँ पे खोल देते हैं, ये सही, चलो इसको भी कर देते हैं और इसको भी हम लोग इधर की तस्वीर ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आ गया तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि तकरीबन कोई ये यहाँ पे नीचे इसने दिखा दिया। देखो पहले मेरे पास कितनी थी 3.2, इसने इसको कम करके क्या कितना कर दिया 1.8 MB। सही है, ठीक है, लेकिन इससे भी कम हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा मुझे कि यार मेरी जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो तो नहीं डिस्टर्ब खराब हो रही है। अगर क्वालिटी ऑफ इमेज खराब हो रही है तो मुझे उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इमेज खराब हो रही है तो आप उसको फिर बढ़ा दें अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बल्कि इधर भी मैं आपको बता देता हूँ, इधर ये देखें यहाँ पे मुझे सही से शो हो रहा है। अभी चूंकि क्वालिटी है तो यहाँ पे आप साइज चेक करते जाएं। यहाँ पे अभी मुझे कितना दे रहा है 3.23 था, यहाँ पे मुझे 1.15 बता रहा है। जैसे मैं इसको कम करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास साइज भी कम होता जाएगा। साइज जितना कम करते जाएंगे ना, इमेज को आप जितना कंप्रेस करते जाएंगे तो क्वालिटी भी कमजोर होगी। तो ये आप लोग जरा मेंटेन कर लें, साथ साथ चेक करते जाएंगे यार क्वालिटी तो नहीं खराब हो रही। अच्छा, ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग इसीलिए करते हैं अगर हम लोग अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज ना करें, साइज को ना देखें और हम लोग कहें कि यार हम लोगों ने बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की चीज दी तो वो लेट अपलोड होगा, तो उसका नुकसान ये होगा। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों की ऑडियंस कौन है। अगर आप लोग ऐसी जगह पे अपनी वेबसाइट पब्लिश कर रहे हैं, ऐसी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास इतनी इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, लोगों के पास नेट की स्पीड इतनी नहीं है, वहाँ पे आप लोगों ने हाई क्वालिटी जो तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं वो दे दी हैं, तो वो लेट शो होंगी। जब लेट शो होंगी तो लोग उसको देखेंगे नहीं, जब लोग देखेंगे नहीं तो उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी और आपकी सारी मेहनत जाया चली जाएगी, ठीक है। समझ आ गया सबको ये? तो इस चीज को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना पड़ता है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में मेरे पास साइज इमेज के, फिर इसके अंदर मेरे पास दूसरी चीज आती है वो है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मेरे पास क्या होता है, अब जो वेबसाइट है मेरे पास वो मेरे पास वो है लेआउट किस तरह शो करेंगे आप लोग। अब आप लोग देखें, अच्छा यहाँ पर अब इसको मैं कर दूं जरा मोबाइल के लिए। अब चूंकि हमें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 70% जो व्यूज है वो मेरे पास किससे मोबाइल। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा दिया, अगर मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, उसका लेआउट इस तरह कि वो मोबाइल से शो नहीं कर रहा, तो मेरी वेबसाइट ये चांसेस ज्यादा है कि उस पर ट्रैफिक आएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो शो ही नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे ये अभी मेरी वेबसाइट है ना, अगर ये तस्वीर जो इतनी बड़ी हो कि ये सिर्फ आधी नजर आए तो क्या ये शो होगी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। दोबारा मैं बता दूं आप लोगों को नहीं कि ये मैं किस तरह लाया हूँ ये चीज। सिंपल, आप लोग इधर आएंगे, इसको दबाएंगे, नीचे आ गया मैं और ये देखें इंस्पेक्ट पे मैंने दबाया तो यहाँ से आप लोग अपने लिए लेआउट को चेक कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये तस्वीर इतनी बड़ी है कि ये बिल्कुल हाफ शो हो रही है, ठीक है, तो मतलब क्या ये इसका यूजर इंटरफेस ही नहीं, ठीक है। ये देखें ये इसका लेआउट है, यहाँ पे मैंने इसका लेआउट क्या रखा हुआ है, यूजर इंटरफेस मैंने आसान रखा हुआ है, तो सिंपल लोग इस पे आके क्लिक करें तो उसको मेरी सारी चीजें नजर आ जाए। एक और मैं आपको साइड बताता हूँ, यहाँ पे एक और साइड भी खोल लेते हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग। चलो इसी की साइड खोल लेते हैं, इसी की साइड खोल लेते हैं जी। नहीं समझ रही क्या? अच्छा यहाँ पे आप लोग देखें ना तो इसका 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 इतना मजे का नहीं है यार, कोई और फॉर्म खोल लेना चाहिए।
और उसको खोल लेते हैं, इसकी थोड़ी मजे की वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो इसका जो लेआउट है ना वो भी जरा सा सिंपल है, बल्कि ये भी नहीं है आपको। अच्छा, वेबसाइट ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यूजर इंटरफेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि यूजर इंटरफेस है क्या चीज। यूजर इंटरफेस ये होता है कि जो आपको सामने वेबसाइट पे नजर आ रहा है ना वो चीज आपका क्या होता है, यूआई होता है। अब वो इतना आसान हो और इतना फ्रेंडली हो कि जो भी है वो उस पर समझ जाए कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि वो आए वो कंफ्यूज हो जाए, कम्प्लेक्स का शिकार हो जाए कि यार मुझे मुझे जाना किधर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी साइट बताई ना यहाँ पे, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर मेरी साइट के ऊपर कोई आता है ना, कोई बंदा आता है तो सिंपल उसको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली वो नजर आएगा कि उसने मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे फ्री कोर्सेज देखने, मेरी आर्काइव्स देखनी, मेरे मेरे ब्लॉग्स देखने, तो सामने उसको वो चीज नजर आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। दूसरी चीज मेरे पास आती है वो है मेरे पास यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि आम बंदे का एक्सपीरियंस किस तरह। ठीक है, इसकी दूसरी मिसाल मैं इस तरह लेता हूँ, चूंकि मैंने आपको बताया हमारे पास 70% लोग मोबाइल देखते हैं। ठीक है, मैंने कल क्लास अपलोड की थी। ठीक है, उसमें मैंने एक थंबनेल बनाया था। अब थंबनेल मुझे कंप्यूटर पे सही नजर आ रहा था, ठीक है, उसका रंग, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल में वो थंबनेल देखा तो मुझे वो येलो कलर व्हाइट के ऊपर नजर नहीं आ रहा था। तो ये क्या था, मेरा यूजर इंटरफेस, सॉरी यूजर एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा, बैड रहा। वो सही यूजर एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। एक्सपीरियंस मेरे को उस चीज को एक्सपीरियंस करना ना, उस चीज को मैं देखूं एक यूजर की नजर से कि यार आम बंदा इसको किस तरह ले रहा है। अगर उसको सही नजर आ रहा है वो, अगर वो उसको अचीव कर रहा है और वो उसको सही लग रही है तो उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। इस चीज को भी आप लोगों ने देखना होगा जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं। अगर उसका यूजर इंटरफेस, ये जो सामने होता है लेआउट होता है वो, यानी उसका हेडर, उसका फुटर, कि इंशाल्लाह जब ब्लॉग बनाएंगे ना, वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो खैर इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि वेबसाइट बनाते किस तरह है। ठीक है, तो उसमें आप लोग ये सीखेंगे कि लेआउट बनाते किस तरह, हेडर होता है, फुटर होता है और साइड बार होता है। ये तीन चीजें मस्ट होती हैं इसमें। अब हेडर, फुटर और साइड बार, इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, उसमें क्या क्या लिखूंगा मैं, तो इन चीजों को हम हमें देखना पड़ता है। और दूसरी बात क्या, सबसे अहम चीज, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। मैं 3-4 साल पुरानी बात है कि मैंने वीडियो एडिटिंग फोटोग्राफी ये भी की हुई है ना। हम जब वीडियोस बनाते हैं ना तो हम वीडियोस बनाने के बाद हम अपने मोबाइल पे भी देखते हैं। ठीक है, अब मोबाइल पे हम, अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे मेरे पास यूजर इंटरफेस जो है वो दूसरा है, स्क्वायर है, लेकिन मोबाइल का जो यूजर इंटरफेस है वो अलग है। जिस तरह यहाँ एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ और नजर आ रहा है। तो ये मुझे चीज देखनी पड़ती है कि आया इसका मोबाइल पे यूजर इंटरफेस भी सही है कि नहीं। अगर वो मोबाइल पे सही शो नहीं कर रहा और वो इतना फ्रेंडली नहीं है कि एक आम बंदा भी उसको जाके अप्रोच कर ले, तो वो चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ समझ आ गया सबको। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया मेरे पास, आल्ट टेक्स्ट भी हो गया और साइज इमेज भी हो गया। फिर मेरे पास यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस भी मैंने कर दिया। अच्छा ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये इंशाल्लाह जब ब्लॉग की क्लास हम लोग कर लेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब ब्लॉग बनाएंगे ना तो आप लोग खुद दरअसल मजीद समझेंगे। फिर मेरे पास आती है पेज स्पीड। पेज ये बहुत मैटर करती है। पेज स्पीड आप लोगों को लाजमी देखनी पड़ती है कि आप लोगों की पेज स्पीड क्या है। पेज स्पीड ये होती है कि कितनी देर में अपलोड हो रही है। मेरे एक बंदे ने मेरी वेबसाइट खोली है ना, तो वो कितनी देर में उसके सामने शो होगी। अगर वो लैगिंग कर रही है, अगर उसकी पेज स्पीड कम है और उसकी परफॉर्मेंस स्लो है, तो हाईली चांसेस हैं कि वो जो बंदा आया है वो वापस चला जाए। ठीक है, वो किस तरह हम चेक करेंगे, इसके कुछ फ्री टूल्स होते हैं। एक मैंने आपके सामने ये खोला हुआ है, इसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इधर आएंगे आप लोग और अपनी कोई भी वेबसाइट हो,
डजंट मैटर। अब अभी चूंकि मैंने अपनी यहाँ पे वेबसाइट की मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है, ठीक है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो मैंने किसी और की नहीं, मैंने अपनी वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों किस्म के यूजर एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, ठीक है। मोबाइल के भी बता रहा है, डेस्कटॉप पे। मैं आता हूँ इसके बाद मोबाइल पे कर लेता हूँ, ओके सिंपल। अभी मैं इसने कुछ डायग्नोज किया, यहाँ पे मुझे जो परफॉर्मेंस बता रहा है वो 34 है, जो कि इंतहाई कम है। मतलब क्या कि इसके अंदर मैंने हाई क्वालिटी इमेजेस का इस्तेमाल किया हुआ है, वो क्या स्लो अपलोड होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या रेट मुझे बता रहा है, काफी कम बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे मुझे बता रहा है एसेसिबिलिटीज। एसेसिबिलिटीज कहते हैं कि यार क्या ये वेबसाइट में जब कोई आएगा तो उसको चीज एसेसिबल है कि नहीं आराम के साथ। तो वो ऑलरेडी मैंने आपको साइड बार में बताया कि यार वो मैंने एसेसिबल बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए जो एसईओ मुझे बता रहा है वो 83 बता रहा है, विच इज गुड, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं मजीद नीचे आता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखें स्पीड जो इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है वो 6.1 सेकेंड है। 6 सेकेंड के अंदर ये अपलोड हो जाती है, जो कि ज्यादा है। इसको मजीद कम होना चाहिए, कम से कम 3 सेकेंड होना चाहिए इसको, ठीक है, ताकि जल्दी अपलोड हो, क्विक। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, अगर वो 6 सेकंड ले रहा है अपलोड होने में तो काम हो गया ना। कम से कम 3-4 सेकंड तो होना चाहिए, 4 सेकंड मिनिमम होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3-4 सेकंड के दरमियान होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और चीज बता रहे, इसको हम लोग कहते हैं एमएस, मिली सेकंड 580। आप लोगों में से बने कोई पबजी खेलता है कि नहीं, ये जब आप लोग नेट की स्पीड चेक करते हैं ना तो उसमें पिंग आती है हमारे पास, पिंग, ठीक है। पिंग ये होती है कि वो हमें बताता है कि कितने मिली सेकेंड आपकी नेट की स्पीड है, पिंग उसे कहते हैं। अगर वो 1 है या 2 है या 3 है तो बेस्ट है। अगर वो मिसाल के ऊपर 10 या 20 से ज्यादा है तो आपका नेट की स्पीड स्लो है। इसका मतलब ये होता है कि इतने मिली सेकेंड के दरमियान आपकी जो वेबसाइट है, इतनी मिली सेकेंड के दरमियान वो सर्वर से आपके मोबाइल तक आई है। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे कि 580 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है। इसको कम से कम 100 होना चाहिए, 50 कर दो, 40 कर दो। यानी कि इतनी मिली सेकेंड के दरमियान सर्वर से आपके मोबाइल पे चीज अपलोड हुई है, ठीक है। इससे यहाँ पे हमें पता चलता है कि मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं पेज स्पीड टेस्ट नहीं करता और मैं वेबसाइट बना देता हूँ और मैं ये चीजें नहीं देखता हूँ कि यार मिसाल के तौर पर उसकी जो मेटा टैग्स है वो ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन है ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, यूजर और एक्सपीरियंस सही है कि नहीं, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं, स्पीड टेस्ट मैं उसकी चेक नहीं करता, तो अगर ये सारे प्रोसेस से मैं नहीं गुजरता ना तो आपकी वेबसाइट बनाना फजूल है। तो आपके पैसे भी जाया, आपका टाइम भी जाया और वो चीज भी काम नहीं करेगी। ओके, समझ आ गई आप सबको? अच्छा, फिर इसके बाद जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर, वो तो लाजम, वो तो होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी ना वो इंशाल्लाह उसी पे ही होगी। जब ब्लॉग बनाऊंगा ना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेआउट हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो ये जो सामने मैंने आपको सामने लिखा हुआ है ना, वन बाय वन हर एक चीज से आप लोग गुजरें, टाइम दें, कीवर्ड सर्चेस के ऊपर, टैग्स के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, फिर यूजर इंटरफेस के ऊपर, फिर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखें, आपको मैंने यहाँ पे देखें खोला भी हुआ है आपके सामने। कोशिश यही की है कि मैं आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज बताऊं कि यार किस तरीके से शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मजीद नीचे आता हूँ, उसको मैं मजीद करता हूँ। अब इसने कुछ यहाँ पे देखें मसले मैंने निकाले हुए हैं कि कहाँ पे लैगिंग कर रहा है, तो इससे मुझे अंदाजा हो जाता है। आप ये देखें, इधर आप लोग देखें, ये मुझे साइज ऑफ जो इमेज क्या बता रहा है, पोटेंशियल सेविंग 402 केबी। अब चूंकि मेरी जो वेबसाइट है उस पर जो मैंने इमेजेस अपलोड की हैं तो वो 3-4 MB की अपलोड की हुई है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि पोटेंशियल सेविंग्स फॉर ऑफ 402 की, ये कह रहे कि मिनिमम कम से कम इतनी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी इसने वो जो मसले डायग्नोज किए हैं मेरे पेज के अंदर वो सारे इसने निकाल दिए हैं और ये मुझे बता रहा है मुझे क्या एक एक पे जाकर एक मसलों को हल करना है। तो वो जब आप लोग शुरू से शुरू होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मसला वेबसाइट का मसला
कहाँ आ रहा है। ये होती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब समझ आ गई आप लोगों कुछ पल्ले पड़ा है? हाँ, ये मसले किस तरह सही होंगे? अच्छा बताता हूं। अब मिसाल के तौर पर इसके अंदर मैं देखता हूं कि यार जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, साइज इमेज है, ये मुझे कहता है कि यार आपका जो इसको जरा सा खोल भी लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने इसको इसको भी खोला, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि ये जो इमेज आपने दी हुई है इसके अंदर, तो इसका जो साइज है वो मेरे पास कितना है, 500 KB है। ये कह रहा है कि पोटेंशियल सेविंग्स कम से कम कितनी रखो, 323 KB। मुझे क्या करना होगा, ये जिस जिस इमेज के इसने मुझे कहा हुआ है ना, उस इमेज को मुझे चेंज करना होगा, उसको मुझे ऑप्टिमाइज करना होगा, कंप्रेस करना होगा। सिंपल सी बात है, उसके साइज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी मैं मजीद नीचे आता हूँ, तो ये तकरीबन ये 4 तस्वीरें जो मुझे बता रहा है कि जो कि साइज मुझे कह रहा है कि इनका साइज कम करो। नहीं, इसमें नहीं करते वो, तो साइड आप अपनी जो वेबसाइट होगी उस पर जाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। वो वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से वो जो तस्वीर होगी वो डिलीट कर देंगे, उस तस्वीर को कंप्रेस करेंगे, फिर वापस अपलोड करेंगे, री अपलोड करेंगे साइज कंप्रेस करके। तो आपका ये मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, समझ आ गया आप सबको? अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ और खोल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं जो लेआउट्स है हमारे पास, उसको खोल लेते हैं। अब ये मुझे कहता है जो लेआउट है ना आपका, जैसे ये ले लेते हैं, ये ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो लेआउट है ना, ये लेआउट आपका सही नहीं है और ये सही शो नहीं हो रहा। इसको मैं मजीद खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो लेआउट है ना, ये अभी मुझे कह रहे हैं कि ये लेआउट आपका सही नहीं है, ये सही शो नहीं हो रहा। इस लेआउट को मैंने चेंज करना होगा, ये यहाँ पे सही शो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 में हर एक चीज पे जाऊंगा और उस मसले को अपने लिए सॉल्व करूंगा। ये इंशाल्लाह जब ब्लॉगिंग क्लास होगी ना, उसमें आपको ये साइट बनाने का तरीका सिखाऊंगा, तो वो खुद ही आप लोग उसमें सीख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेन चीज क्या होती है, हम लोग यहाँ पे पेज स्पीड देखते हैं कि मेरी पेज की स्पीड क्या है यार, कितनी देर में चीज डाउनलोड होती है, कितनी देर में चीज अपलोड होती है। और दूसरी बात ये कि जो लेआउट है और जो इमेज है, क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है भी कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखे 2-3 तस्वीरें इसने मुझे बता दी ना कि ये ऑप्टिमाइज नहीं है, इसका साइज ज्यादा है, तो उसको मैं चेंज कर दूंगा अपने लिए। ये तरीकाकार होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। तो जब भी आप लोगों को इंशाल्लाह जब आप लोग एसईओ सीखेंगे ना, तो जब आप लोगों को एसईओ का काम मिलेगा ना, तो आप लोगों को जो मौजूदा माल है ना, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आसान है, मुश्किल थोड़ा सा टफ है, एसईओ थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, इतना मुश्किल इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर आखिरी चीज आती है, वो है इंटरलिंकिंग। हाँ, इंटरलिंकिंग हम लोग क्यों करते हैं, अब ये थोड़ा सा, ठीक है। मेरे पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट 1, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर 0 ट्रैफिक, ओके, 0 ट्रैफिक आ गई। मैंने इसके अंदर एक ब्लॉग दे दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर ब्लॉग दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस ब्लॉग में या कोई भी कंटेंट ब्लॉग में कंटेंट, ओके, मैंने इसमें कंटेंट दे दिया। मैंने इस कंटेंट के अंदर 10 कीवर्ड्स का मैंने इस्तेमाल कर दिया, ओके, 10 कीवर्ड्स मैंने डाले। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है उसके जो टॉपिक जो और वेबसाइट है, पहले मैं मार्केटिंग पर ब्लॉग्स देखता हूँ, मेरी मार्केटिंग वेबसाइट है, तो मैं इसके करीब करीब और वेबसाइट्स देखता हूँ कि और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ओके, जो मशहूर है। मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लॉग के अंदर या अपने कंटेंट के अंदर उन वेबसाइट्स का लिंक दे देता हूँ, अपने कंटेंट के अंदर इन वेबसाइट्स का मैं लिंक दे देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं इंटरलिंकिंग। समझ आ गया? अच्छा, माइक ले लिया बहुत, कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा, समझ आ गई आपको? ये मेरे पास कंटेंट है, मैंने अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स पुट किए ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कंटेंट के अंदर बाकी वेबसाइट्स की जो कि मेरी वेबसाइट से अच्छी है, मशहूर है, पुरानी है, ट्रैफिक ज्यादा आ रही है,
तो उन वेबसाइट के लिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंटरलिंकिंग। इसका फायदा क्या होता है? अब मैं आपको जो एक बंदा है वो मेरी वेबसाइट पे आया और उसने मेरी वेबसाइट के दौरान एक लिंक देखा, वहां पे पड़ा हुआ है, उसने क्लिक किया तो उसकी वेबसाइट पे चली गई है। तो मेरी वेबसाइट जो होती है गूगल के नजदीक उसमें इंडेक्सिंग अच्छी हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं साइड मैपिंग। ये क्या चीज होती है? साइड मैपिंग से कहते हैं कि उसकी मेरी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है, कि मेरी वेबसाइट से और वेबसाइट पे लोग जाना शुरू हो जाए। समझ आ गई? जब हम लोग किसी और वेबसाइट का जिक्र अपने तब ये इंटरलिंकिंग करते किस तरीके से वो आपको सिंपल। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, डॉक ही खोल लेते हैं फिलहाल, ठीक है। इस पे मैं आया, इसके ऊपर मैंने मिसाल के ऊपर ये जो एक वर्ड है, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें लिंक दे दूं ना। सिंपल, इसको मैंने कर लिया हाईलाइट। इसको हम लोग दूसरी जुबान में हम लोग इसको कहते हैं क्या कहते हैं उसे, हाइपर लिंक भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और इंसर्ट लिंक के भी ऑप्शन से हमारे पास आता है। तो कंट्रोल+ की भी इसका मेरे पास शॉर्ट की है। सिंपल, इसके ऊपर मैं आया और मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा मिसाल के तौर पर इधर में आ गया और यहाँ से मैंने लिंक लिया। लिंक लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इधर पेस्ट कर दिया। ओके, आप लोग चाहें तो किसी भी वेबसाइट का आप लोग लिंक दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे मेरे पास इंटरलिंकिंग, इस तरीके से हम लोग इंटरलिंकिंग करते हैं। तो इंटरलिंकिंग करने का फायदा ये होता है कि हम लोग, हमारे जो गूगल बॉट्स होते हैं वो हमारी भी वेबसाइट पे आकर क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। जब वो क्रॉलिंग करते हैं तो वो इंडेक्सिंग होती है और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। जब आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन मजीद बेहतर हो जाती है और वो मेरे पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। और अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। जब ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी तो विजिबिलिटी नहीं होगी। जब विजिबिलिटी नहीं होगी तो वो सर्च इंजन पे शो नहीं करेगी। आप समझ आ गए? समझ, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह होता है। फिलहाल इतना समझें आप लोग। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि यार हम लोग किस तरह ढूंढेंगे अपनी वेबसाइट, या सॉरी जो और वेबसाइट है ना उनसे किस तरह ट्रैफिक लेके आएंगे। ठीक है, अभी मेरी वेबसाइट है ना, मिसाल का मेरी वेबसाइट है तो उस पर तो ट्रैफिक नहीं है, तो उस पर लोग किस तरह आएंगे, वो भी एक प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। ठीक है जी? नहीं, जो इंटरलिंकिंग से सिर्फ ये होगा कि आपकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। एक दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपकी पेज की इंडेक्सिंग हो जाएगी, वो विजिबल हो जाएगा गूगल पर। ठीक है, अब ट्रैफिक किस तरह आएगी? ट्रैफिक लाने के दूसरे तरीके होते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बैकलिंक्स पर। वो मेरे पास आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक सिंपल ये होता है किसी और की वेबसाइट पे जाकर ब्लॉग पोस्ट करना और उस ब्लॉग के दरमियान इस तरह अपना लिंक दे देना, इसको कहते हैं बैकलिंक्स, या इसको हम लोग गेस्ट पोस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग तरीका वो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग ये समझे कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अभी सिर्फ ऑन पेज चल रही है, ये सिर्फ आपकी वेबसाइट की बात हो रही है। अब वेबसाइट पर ट्रैफिक किस तरह लाते हैं और ढूंढते किस तरह अपनी ऐसी वेबसाइटें जिन पे अच्छी ट्रैफिक है। ठीक है, और जो ऑफर भी करती हैं कि आप आए और हमारे वेबसाइट पे बैकलिंक्स डालें, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग सिर्फ ये समझे कि ऑन पेज दरअसल है क्या चीज। अब समझ आ गई आप सबको? ये इस टाइम देखो दोबारा सिंपल लफ्ज करता हूँ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी वेबसाइट से। आप लोग अपने वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, ऑन पेज यूर वेबसाइट के आप लोग अपने वेबसाइट की तरह ऑप्टिमाइजेशन। अब वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरह लाते हैं ना, फंक्शन करना है। यहां तक आप लोग समझ आ गए? मसला समझेगा तो सवाल हाँ लिंक वो दोबारा मैं आप दोबारा कम
लिंक किस तरह बनाना? नहीं, ये स्किल्स की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ आया। अच्छा, ये जिस तरह ये हो गया ना, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, ये अभी मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है ना, तो सिंपल मैं इधर आऊंगा, उसके जिस जिस वर्ड को या जिस सेंटेंस को मैंने, जिस सेंटेंस में मैंने लिंक डालना होगा उसके ऊपर आया और कंट्रोल की दबाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना लिंक को पेस्ट कर दूंगा और अप्लाई मारूंगा, ये मेरे पास इंटरलिंक हो गया। इस तरह मैं लिंक डालता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहला काम हमारे पास ऑन पेज में क्या होता है, वो मेरे पास है कीवर्ड रिसर्च। जब आपने मिसाल के तौर पर कोई ब्लॉग लिख रहे हो ना, तो अच्छी तरह कीवर्ड रिसर्च कर लो कि करना किस तरह है, कौन कौन से कीवर्ड मेरे पास हम लोग उठाएंगे, ठीक है। जब आपके पास 5-10 कीवर्ड्स आ जाते हैं ना, तो फिर उसको कहाँ पुट करना है आपने? टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में, ओके। जब टैग्स और डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर ले, तो फिर आपको खामखा को तस्वीर भी देनी होगी। तो फिर आपने थर्ड स्टेप मेरे पास क्या आता है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। उसमें क्या करना होता है? ऑल टेक्स्ट डालना है और साइज इमेज, जो इमेज का साइज है उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। ये मैंने देखो बिल्कुल तरतीब से लिखा हुआ है, देखो। फिर मेरे पास क्या है? साइज इमेज। आपने अपने इमेज को कंप्रेस करना ताकि जब कोई ओपन करे आपके ब्लॉग को तो वो जल्दी अपलोड हो जाए, वो लोगों को शो हो जाए और उसकी क्वालिटी भी ना खराब हो। फिर उसके बाद मेरे पास कहते हैं यूजर इंटरफेस। आपने चेक करना है कि यार डेस्कटॉप पे तो सही शो हो रहा है, क्या ये मोबाइल पे भी सही शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? पेज स्पीड चेक करनी है, यानी कि जो भी आपका ब्लॉग या वेबसाइट है उसकी पेज स्पीड चेक करने की, यार इसकी स्पीड कितनी है, ये कितनी देर में अपलोड हो रहा है, कितनी देर में डाउनलोड हो रहा है, कौन सी इमेज में मसला आ रहा है, कौन सी लेआउट में मुझे मसला आ रहा है। तो उस फॉल्ट को आप लोगों ने हल करना, वो किस तरह करते हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। और फिर लास्ट में मेरे पास आता है वो है इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग ये बहुत जरूरी चीज है, ये भी आप लोगों को लाजमी ऐड करनी होगी। तो अभी आप लोग इस तरह करें कि आज आप लोग ब्लॉग लिखें, ठीक है। 10 कीवर्ड्स ने उसके अंदर या 5 मिनिमम कीवर्ड्स ने, लेकिन टैग्स और डिस्क्रिप्शन उसमें डालें और एक तस्वीर डालें आप लोग, और उसमें ऑल टेक्स्ट डालें और उसका साइज जो इमेज है वो बराबर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह कल अल्लाह चाहे तो हम लोग फिर ऑफ पेज पे काम करेंगे, तो आप लोग ये भी समझ आ जाएगी कि हम लोग ट्रैफिक किस तरह लेके आएंगे और उसकी साइड मैपिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। वो जो मैंने आप लोग एक तस्वीर ग्रुप में शेयर की थी ना, ऑन पेज ऑफ पेज की, तो ऑन पेज में क्या था और ऑफ पेज में क्या था, वो सारा हम लोग इंशाल्लाह ऑफ पेज वाला कल इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग? थोड़ा सा सर खपाव है लेकिन इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को बड़ा मजा आएगा। कोई सवाल हो किसी का? प्रैक्टिस अभी इंशाल्लाह शुरू करेंगे ना। नहीं, ये सारा देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी तक अगर मैं ये ना समझाऊँ और डायरेक्ट तुम लोगों को मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। अभी ये आपने कर लिया ना, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी वेबसाइट पे। तो पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, फिर आप लोग खुद बनाएंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस हम लोग वेबसाइट पे खुद ही कर लेंगे, वो खुद ही आप लोगों की हो जाएगी। तो यहीं पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को पहले ब्लॉग बनाना सिखा दूं कि ब्लॉग साइट किस तरह बनाते हैं, तो फिर ये रह जाएगा, तो इसके आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जब आप लोगों ने ये समझ लिया ना, तो जब हम ब्लॉग बनाएंगे ना, तो ये सारी चीज वहां पे अप्लाई होगी, ठीक है। समझ आ गई? तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे ताकि आप लोगों के जहन पे बोझ ना पड़े। तो समझ आ गई आप लोगों को? सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन के नाम? जी नॉर्मल तो मैं इस तरह नहीं क्या बता सकता, लेकिन इतना हो जैसे मैंने यहाँ पे वो पेज स्पीड बोली थी ना। हाँ ये देखो ना, यहाँ पे नहीं, नॉर्मल तो मैं इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखे वो इमेज वाला कहाँ गया, ये देखें यहाँ पे मुझे जो साइज जो मैंने अपलोड किया है यहाँ पे देखें क्या बता रहे हैं, 500 KB। और ये मुझे कह रहा है कि सेविंग करो मिनिमम कितनी की 323 कर लो। आप 300 में कर लें, लेकिन चेक करेंगे यार क्वालिटी ना खराब हो। इसी को इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं ना, कि जल्दी अपलोड भी हो जाए, कंप्रेस भी हो और क्वालिटी भी ना खराब हो। इसी को इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है।
तो ये हर एक के लिए अलग होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हर एक के लिए अलग होता है, सही है। तो इस चीज को बस मद्देनजर रखना पड़ता है, इस चीज को देखना पड़ता है हमें। तो इट्स डिपेंड ऑन सीन्स, ठीक है। किस तरह से समझ आई क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल इसने लिए रिकमेंड साइज कितना होता है मिनिमम, ये आप लोगों ने वैसे इंशाल्लाह जब हम लोग ब्लॉक की क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग बनाएंगे लेआउट। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखे साइड बनाई हुई ना अपनी, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ लेआउट, ठीक है ना। अच्छा, जो साइजेस होते हैं ना वो हर एक के लिए डिफरेंट होते हैं। हम लोग फिर क्या करते होते हैं, सिंपल हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एस्पेक्ट रेशो ऑफ इमेज फॉर वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको 3 साइजेस दे रहा है, देखिए 4:3, 16:9, ठीक है ना। ये मेरे पास एक नॉर्मल वो होता है, आप इससे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 4:3 या 16:9 ये होता है मेरे पास। तो 3 साइजेस होते हैं हमारे पास, एक होता है 16:9, एक होता है मेरे पास 9:16, एक होता है 4:4:3। ये हमारे पास सोशल मीडिया में भी इस्तेमाल होता है और वेबसाइट में इस्तेमाल। 16:9 मेरे पास होता है लैंडस्केप, ठीक है, नहीं ये वैसे उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल में। और जो 9:16 मेरे पास होता है पोर्ट्रेट, भी साइजेस में मुख्तलिफ होते हैं। और ये मेरे पास होता है स्क्वायर। साइजेस मेरे पास क्या क्या है, साइजेस तो मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ से मैं देख के बताऊंगा। मेरे पास तकरीबन जो 16:9 है वो मेरे पास आ रहा है वो 19:1080 है। 9:16 इसका बिल्कुल उल्टा है, 1080 बाय 1080 बाय और 1920 आता है मेरे पास, ठीक है। और ये 4:3 होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका भी सेम साइज होता है। तो ये एक्चुअल एस्पेक्ट रेशियो होता है मेरे पास। तो इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी इमेज को रखना पड़ता है, ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम। इससे कम हो गया तो नजर नहीं आएगा, इससे ज्यादा हो गया तो नजर नहीं आएगा। ये एस्पेक्ट रेशियो आप लोगों को आगे भी चाहिए होगा। कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक है, तो उसका एक अपना एस्पेक्ट रेशियो है ना, उसका उसका जो मेरे पास एस्पेक्ट रेशियो है वो है 9:16। उसी फॉर्मेट में मैं वीडियोस डालूंगा, उसी फॉर्मेट में मैं इमेजेस डालूंगा, ओके। जो इंस्टा है उसका मेरे पास एस्पेक्ट रेशियो है 4:3। अगर वो 4:3 से ज्यादा होगा तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है, छुप जाएगा, शो नहीं करेगा। और जो YouTube है उसका 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 जो एस्पेक्ट रेशियो है मेरे पास क्या है 16:9। इस तरह वेबसाइट के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल साइज आप ले लें। मेरे लिए वैसे मेरी मानते हैं तो आप लोग वेबसाइट पे ले लें 4:3 का ले लें तस्वीर के लिए, तो वो बेस्ट रहेगा। 4:3 का साइज कितना है यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ, लेकिन नहीं इसकी तस्वीर यहाँ पे सब मिल जाती है, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी शो यू, यहाँ पे कोई ना कोई तस्वीर मिल जाएगी। ये साइज मुझे चाहिए, साइज ये आ गया, देखें यहाँ पे मुझे क्या साइज बता रहा है, तकरीबन 1080x3050, लेकिन ये 4:5 है, 4:3 वाला मुझे चाहिए। साइज ओके, ये आ गया, देखें 4:3 का यहाँ पे साइज स्क्वायर में बता रहा है। ये है 1040x768 मुझे बता रहा है, ठीक है। तो इस साइज में आपको रखनी पड़ेगी अपनी इमेज को। तो जब भी आप लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना, अभी आगे चल के जब हम लोग वेबसाइट पे काम करेंगे तो वो ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के।
तो इंशाल्लाह जब हम लोग ऑफ पेज करेंगे फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉगिंग के ऊपर आएंगे ना, तो सारी एसईओ अप्लाई होगी आपकी किधर, ब्लॉगिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसको समझना इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी वो पहले ही करवाई है। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक हिस्सा हुआ है, अभी ऑफ पेज ला रहता है और टेक्निकल भी रहता है। तो जब वो होगा तो इंशाल्लाह फिर हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे ब्लॉगिंग के ऊपर। फिर ब्लॉगिंग का फेस थोड़ा जब हम लोग एसईओ कर लेंगे ना, ये कम से कम एक हफ्ते का, अभी ये 2-3 दिनों का और भी है ना ये चीज। तो जब एसईओ हो जाएगी तो फिर हम लोग जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉगिंग के ऊपर, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी, चीजें स्पीड पकड़नी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें डॉग्स के ऊपर फिलहाल, सही है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं जाएगी। तो सवाल हो किसी को पूछ सकते हैं।